मित्रों, साहित्य और संस्कृत को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोई कहानी, और वह भी कोई अच्छी कहानी, किसी जटिल सामाजिक व्यवस्था में ही गढ़ी जाती है। किसी कहानी की पृष्ठभूमि यदि ग्रामीण हो तो कहानी निसंदेह दिलचस्प हो जाती है। मेरी समझ से अंधविश्वास, पारस्परिक द्वेष, ऊंच नीच का भेदभाव, जातीय अहंग, नारियों की दमित स्थिति, विभिन्न प्रकार के पाखंड और पुरुष का वर्चस्व जितना ग्रामीण जीवन में देखने को मिलता है उतना शहरी जीवन में नहीं मिलता, क्योंकि व्यस्त शहर के जनजीवन में इतना फालतू समय होता ही नहीं। आज ग्रामीण जीवन के भीतर झांकते हुए जिस कहानी का वाचन मैं करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है धिन तारा। धिन तारा के माई बाप स्वर्ग सिधार गए तो क्या हुआ? सारा गांव उसका है, वह जिस घर में चाहे वहां जाकर रहे, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है कि वह शहर जाकर नौकरी करे। हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। धीमन केवट ने हाथ उठाकर अपना फैसला सुनाया। उत्तेजित भीड़ की गड़गड़ाती तालियों और कहकहों से सारा चौपाल गूंज उठा। सभी के मन की इच्छा जो पूरी हुई थी। तभी पंचों में से राम जियावन ने खुशी से कंधे उचकाते हुए सभी को शांत किया। पंचों का निर्णय यह है कि आज से धिन तारा इस गांव से बाहर नहीं जाएगी, दूसरी जनानियों की तरह। अगर उसे अपनी तालीम के बेकार जाने का पछतावा है तो पंचों का हुक्म है कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाए। बदले में हम उसे खाना खर्चा देंगे, उसकी देख रेख करेंगे, हिफाजत करेंगे। यह सुनकर धिनतारा की नाक के ऊपर से पानी बहने लगा, चेहरे से लपटें निकलने लगी। वह सभी बंदिशों को ठोकर मार एक अलग रास्ता चुनेगी। उसने न दुपट्टा संभाला, न ही बाल समेटे, बस मुट्ठी भींच कर दौड़ पड़ी और चौपाल के बीच आ खड़ी हुई। उसकी इस शोखी पर सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। कितनी बज्जात औरत है, उसने कहा। यह सरासर नाइंसाफी है, मेरे ऊपर जाती है। आप लोग हमारा भविष्य चौपट कर रहे हैं। आखिर मैंने चूल्हा चौका करने के लिए तो बीए पास किया नहीं है। कितनी मेहनत करने के बाद यह पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है। केवटाना गांव की कोई लड़की पहली बार पढ़ लिख कर शहर जा रही है नौकरी करने। आप मर्दों में तो कोई दमखम रहा नहीं, सारे के सारे अंगूठा छाप हैं। चिट्ठी पत्री तक नहीं पढ़ सकते, बस पतवार लेकर नावों में सवार रहते हैं। मछली पकड़ने के जुगाड़ में नदी में जल डाले हुए पाल घर से झांकते रहते हैं। उसका गुरूर से सिर झटकना सबके गले की हड्डी बन गया। बेशक उसने केवटों और मछुआरों की सदियों पुरानी आजीविका की खिल्ली उड़ाई थी, उनकी जिंदगी को हिकारत से देखा था। ठिंगना दुखीराम तक आपे से बाहर उठा। पंचों के फैसले का छीछा लेदर करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। इस दुधमुही छोकरी की यह मजाल कि वो हमें सरेआम नंगा करे। इसने अपना लाश्रम तो उसी दिन बेच दिया था जिस दिन इसके बाप बब्बन ने इसे पढ़ने तहसील भेजा था। अच्छा हुआ साला भरी जवानी में ही मर गया, नहीं तो वह अपनी छोकरी को पढ़ाने लिखाने के बहाने कोठे पर बैठा कर ही दम लेता। हरामजादी नौकरी करेगी, हमारी बिरादरी की औरतों का नाक काटेगी। साली का झोंटा खींचकर 4 लप्पड़ लगाओ, इसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। खिलावन को दुखीराम की तैश बहुत भली लगी। धिन तारा उसकी होने वाली लुगाई है, इसलिए उसके कोई ऊट पटांग करने पर गांव वालों से पहले उसके आन पर आंच आएगी। खुद बब्बन ने उसके बाप राम जियावन से कह सुनकर धिन तारा के साथ उसका रिश्ता तय किया था। राम जियावन, अगर हमारी मेहरारू ने लड़की पैदा किया तो तुम्हारी बहू बनेगी। सो जिस दिन धिनतारा पैदा हुई उसी शाम बब्बन राम जियावन के घर जाकर सगुन भी कराया था। तब खिलावन भी हंसता खेलता बच्चा था, कोई 4.5 साल का। खिलावन की आंखों में ये सारी घटनाएं ताजी थी।
सो चौपाल में जिसका सबसे ज्यादा खून उबल रहा था वह खिलावन ही था। वह वहीं से दहाड़ उठा, ईश्वरी शहर जाएगी तो किसी कुजात से इशक लड़ाएगी और ब्याह रचाएगी। इससे हमारी जात पर लांछन आएगा। हम ठहरे खांटी केवट, हमारे ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद है, सीता मैया का आशीर्वाद है, सो हमारा नाक कटने से पहले ही हम इसका गला रेत देंगे। चौपाल में जमा वैशी भीड़ खिलावन की बात सुनकर धिन तारा को चुन चुन कर गालियां देने लगी। जवान लौंडे गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। खिड़कियों से झांकती औरतें धिनतारा के शेखी बघाड़ने पर ताज्जुब कर रही थीं। सोच रही थीं कि चलो छाती तान कर वह रोज साइकिल से स्कूल जाती थी, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यह तो हैरत अंगेज बात है कि वह सिपाही की वर्दी पहन अपने जनाने अंग झुलाते पुलिस की ट्रेनिंग लेने शहर जाए और ट्रेनिंग के बाद किसी अनजान चौराहे पर लाठी भांजती फिरे। उत्तेजना केवल पंचायत में ही नहीं थी, बल्कि पूरे केवटाना गांव का पारा चढ़ा हुआ था। धिन तारा ने हर एक को ध्यान से देखा। सभी की आंखें जलती हुई माचिस की तीलियां थीं, लेकिन उसके मन की ज्वाला कहीं अधिक दाहक थी। वह बड़वा नल की तरह भीतर ही भीतर झुलस रही थी। पहले वह चिंगारी की तरह चटक रही थी, पर अब वह साबूत जल रही थी, क्रोध और प्रतिशोध में। 4 साल पहले पिता की गोताखोरी करते समय डूब कर हुई मौत के बाद तो वह अनाथ हो गई थी। तब वो बावली से इधर उधर मंडराती थी। क्या कोई गांव वाला उसकी मदद करने आया था? बल्कि उसका जीना और भी दूभर हो गया था। जवान लड़की और वह भी एकदम अकेली, जैसे वहशी बाजों के जंगल में एक अकेली कबूतरी हो। कोई आगे न पीछे, आते जाते छींटा कशियों का वार झेलना पड़ता था उसे। कई दफे तो रात को उसके आंगन में गांव के ही मनचले बदमाश मर्द उतर जाते थे, पर उसकी जांबाजी ने सभी के छक्के छुड़ा दिए। जनाने जिसमें मर्दों वाली फुर्ती और ताकत थी, रंधावा को तो उसने बीच हाट में छठी का दूध पिला दिया था। सभी गांव वालों की आंखें नीची हो गई थी। तब तो कोई भी सामने नहीं आया कामांध रंधावा को सबक सिखाने। न पंचायत बैठी न ही चौपाल। वह गला फाड़ फाड़ चिल्लाती रही, लेकिन सभी अपने अपने काम में मग्न हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धिन तारा तड़प रही थी। आखिर उसने कौन सा गुनाह किया था कि उसकी मां उसे जनते ही भगवान को प्यारी हो गई। मां का ख्याल आते ही उसके होठ घृणा से सिकुड़ गए। गांव में यह अफवाह थी कि उसकी मां के ठाकुर विक्रम सिंह से नाजायज ताल्लुकात थे और वह उसी का नतीजा है। तभी तो जब वह गलियों से गुजरती है तो लोग फफ्तियां कसते हैं, कानाफूसी करते हैं। इस कुलच्छनी को तो देखो, कैसे ठाकुरानी सरीखी ऐंठ कर चल रही है। बब्बन तो नामर्द था, तभी तो उसकी लुगाई विक्रम ठाकुर के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती थी। जब चौपाल में लोगों की जुबान से तानों के बारूद फट रहे थे, तभी ग्राम प्रधान धीमन केवट आवेश में कांपता हुआ खड़ा हुआ। वह धिनतारा की गुस्ताखी को बिल्कुल नहीं पचा सका। खूनी डोरे उसकी आंखों में चमक रहे थे। अब हमारा आखिरी फैसला सुनो। धिनतारा को उसके ही घर में कैद कर दो और 1 हफ्ते के भीतर उसे खिलावन केवट की खूंटी में बांध दो। तब तक इतना सख्त पहरा रखो कि यह इस गांव से टस से मस न हो सके। खिलावन की घिनौनी शक्ल उसके दिमाग में कौंध रही थी। उसने अपने होंठ भींचकर संकल्प लिया, वह पंचायत के फैसले को कभी नहीं मानेगी। उसका दिमाग सटपट दौड़ रहा था। क्या करे कि वह नकेल पड़ने से पहले ही भाग खड़ी हो और इन बर्बर लोगों के हाथ जीवन पर्यंत न आए। उसकी गर्दन निश्चय के भाव से तन गई। अंगूठा छाप खिलावन के हाथों तबाह होने से पहले ही वह निरंकुश पंचों के अन्यायपूर्ण आदेश पर पानी फेर देगी। धिन तारा को उसके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। उसके घर के चारों ओर पहरुए तैनात कर दिए गए। गांव का चप्पा चप्पा संवेदनशील हो गया था। सारे गांव वालों का अहं अट्टहास कर रहा था। खिलावन खुद गलियों से गुरूर से गुजरते हुए दरवाजे दरवाजे अपनी शादी का न्योता दे रहा था।
खास बात यह थी कि उसकी शादी के बंदोबस्त की जिम्मेदारी पंचायत के कंधों पर थी और गांव के सभी बच्चे बूढ़े उसमें शामिल होने वाले थे। आखिर पंच राम जियावन की बेटी की शादी थी और वह भी पंचायत के हस्तक्षेप से। इस दरमियान धिनतारा ने कोई बवाल नहीं खड़ा किया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर पहरुओं से सामान्य लहजे में बातें करती और अपनी शादी की चर्चा पर फिसकारी मार हंस देती। इस तरह वह यह संकेत देती कि वह खिलावन के साथ अपनी होने वाली शादी से खुश है। पहरुए का क्या, सभी गांव वाले आश्वस्त हो गए कि धिनतारा ने पंचों के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। उसने परंपराओं और प्रथाओं को स्वीकृति देकर गांव के मान सम्मान में वृद्धि की है। इसलिए पहरुए लापरवाह हो गए, उस पर चौकसी ढीली पड़ गई। लेकिन ऐन शादी की शाम जब केवटाना के ग्रामीण एक जश्न मनाने की जद्दोजहद में गाफिल से हो रहे थे, धिनतारा की गैर मौजूदगी ने सभी को झकझोर दिया। वह सभी की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गई थी। दरवाजे पर खिलावन अपनी बारात लिए मुंह ताकता रह गया। जिस कोठरी से धिनतारा सजने संवरने का नाटक खेल रही थी, उसकी जर्जर खिड़की उखाड़कर वह गुम हो गई, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की नायिका की तरह। राम जियावन अपराध बोध से पागल हो उठा और धिनतारा पर निगरानी रखने वाले 2 युवकों की टांगे वहीं लाठी से ताबड़तोड़ चूर कर दी। खिलावन ने पूरे होश में ऐलान किया, चाहे धिनतारा पाताल में समा गई हो, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा और ब्याह करूंगा तो केवल उसी से, नहीं तो जीवन भर कुंवारा रहूंगा। केवटाना गांव में मारपीट, हत्या, बलात्कार आदि जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती थीं, लेकिन ऐन खड़ी बारात वाली शाम को किसी लड़की का भाग जाना एकदम अजूबी घटना थी। केवटाना गांव के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसे याद करते हुए केवटों के सीने पर सांप लौटने लगता। चुनांचे धिनतारा कांड का भी सुनते सुनते साधारणीकरण हो गया, गांव में अक्सर घटने वाली सनसनीखेज घटनाओं की तरह। इसलिए 4 साल ऐसे गुजर गए जैसे मुट्ठी से बालू। इतने समय में तो जिन जवान लौंडों की शादी हुई थी वे 2-2 बच्चों के बाप बन गए, और जो छोकरियां गढ़ियों में गुल्ली डंडा खेलती थी वे शादी लायक जवान हो गई और माँ बाप का सिरदर्द बन गई। लिहाजा मेहनत कश मल्लाहों और मछुआरों के लिए तो यह समय चुटकी में बीत गया। लेकिन खिलावन ने न केवल 4 सावन और 4 बसंत ही, बल्कि दिन, सप्ताह और महीने तक गिन गिन कर गुजारे। उस पर एक ही धुन सवार थी, धिनतारा को तलाश कर उससे जबरन शादी करना। सारे गांव में उसकी थू थू कराने के लिए वह उसे आजीवन अपनी दासी बनाकर ही चैन की सांस लेगा। यह संकल्प वह दिन भर में कम से कम 100 बार लेता। इस खुमार में खिलावन को होश कहाँ था। रोज उससे कोई न कोई अनाप शनाप काम हो जाता। एक शाम जब राम जियावन और बूधन राम मछली पकड़कर लौट रहे थे तो नाव पर ही उनमें मछली के बंटवारे को लेकर तू मैं हो गई। इतने सालों से दोनों साझे में एक ही नाव पर मछली पकड़ते रहे, लेकिन किसी के हिस्से में 1-2 किलो मछली ज्यादा चली जाने पर कोई कुछ नहीं कहता था। किंतु आज दोनों के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे। यूं भी आज अमावस्या के चलते एक तो उफनती लहरों पर कोई वश नहीं चल रहा था, दूसरे उनके मन में फितूर की बातें भी उमड़ रही थी। गुस्से पर कोई काबू नहीं था। राम जियावन घुड़क रहा था कि नाव हमारी है और जाल तुम्हारा, इसलिए 2/3 हिस्सा हमें चाहिए। दूसरी तरफ बुधन ताव खाकर कह रहा था कि तुमने नाव तो स्वर्गीय बब्बन से हड़पी है। बब्बन की मौत के बाद धिनतारा वह नाव किराए पर चलाती थी, पर धिनतारा के भाग जाने के बाद तुमने उसकी नाव पर अपना हक जमा लिया। सो तुम्हारी न तो नाव है न जाल। हाँ, तुमने हमारे साथ मछली पकड़ने में थोड़ी बहुत मेहनत जरूर की है, इसलिए तुम्हें 1/3 हिस्सा ही मिलेगा। जब नाव बीच नदी में थी तो दोनों में यह कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। खेवैया बगैर नाव हिचकोले खा रही थी। किनारे पर
उनकी राह अगोर रहा खिलावन उन्हें नाव में मार पीट करते देख गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। जब उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तो उसने कुर्ता पाजामा उतारकर नदी में छलांग लगा दी और गांव की ओर तेजी से लपक लिया। खिलावन के नाव में दस्तक देते ही बूधन के हाथ पांव फूल गए। बाप रे भागो, बाप बेटे दोनों टूट पड़े हैं। उसने मैदान छोड़ दिया। पर खिलावन का प्रतिशोध भी भभक रहा था, इसलिए वह भी नदी में कूदकर बूधन का बेतहाशा पीछा करने लगा। 56 साल का अधबूढ़ा बूधन राम कब तक खैर मनाता। एक तो खिलावन का कोप, दूसरे बीच मझधार में लहरों का बढ़ता आतंक। एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई। अंत तो गत्वा उसकी शक्ति जवाब दे गई। हाथ पैर नाकारा हो गए। फिर 26 साल के उद्दंड खिलावन के भय ने उसके मनोबल को और तोड़ दिया। खिलावन ने लपक कर उसका कुर्ता पकड़ लिया। आनन फानन में बुधन की गर्दन अपनी बाईं भुजा में दबोच ली और उसे तब तक पानी में डुबोए रखा जब तक कि उसकी सांस फुस से नहीं बोल गई और बदन लत्ता नहीं हो गया। अगले दिन गांव के कुछ बच्चे नदी किनारे कबड्डी खेल रहे थे कि उन्होंने यक पयक देखा कि कुछ कुत्ते कोई लाश नोच रहे हैं। वैसे भी कल बूधन के घर न लौटने पर गांव वाले बड़े सशंकित थे, क्योंकि सभी जानते थे कि बूधन और जियावन साथ साथ मछली मारने जाते थे। लेकिन जब राम जियावन बूधन के घर यह बताने गया कि वह नदी पार अपने साले के घर गया है और उसने बूधन के हिस्से की मछली भी उसके घर पहुंचा दी, तो सभी को उसकी सूचना से पूरी तसल्ली हो गई। पर जियावन को क्या पता था कि कमबख्त बूधन की लाश कहीं दूर बहकर लापता हो जाने के बजाय उसके ही गांव के किनारे आ लगेगी। बच्चे लाश को करीब से देखते ही सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागे। बूधन चाचा मर गए, बूधन चाचा मर गए। उनकी चित्कार पर सारा गांव भौचक होकर नदी किनारे उमड़ पड़ा। डरा सहमा राम जियावन पहले तो बड़बड़ाता रहा कि कल तो बूधन भैया अपने साले के घर भले चंगे गए थे, फिर उनकी अचानक मौत कैसे हो गई। लेकिन जब धीमन केवट ने उसके सीने पर गड़ासा रखा तो उसने सच्चाई उगल दी। कल हमारे और बूधन के झगड़े में खिलावन टपक पड़ा था। उसने ही बूधन को नदी में डुबोकर उसकी नटई टीप दी थी। अपना नाम सुनते ही खिलावन चौकन्ना हो गया, लेकिन वह भाग कर जाता कहां। भीड़ ने उसे दबोच लिया। तभी धीमन केवट ने अपना फैसला सुनाया। मामला संगीन है, पंचायत कुछ नहीं कर सकती। हत्या का मामला है, पुलिस को सौंप दो। राम जियावन और खिलावन को उसी दिन स्थानीय पुलिस चौकी से तहसील थाना में स्थानांतरित कर दिया गया। शाम ढलने से पहले उनकी पेशी भी हो गई। जब केवटाना की भीड़ ने थाना इंचार्ज का नाम पढ़ा तो उनमें खुशफुसू होने लगी। इस बाबत पक्की जानकारी रखने वाले धीमन केवट ने कहा, यह धिनतारा शुक्ला कोई और नहीं, वही ठाकुर विक्रम की नाजायज औलाद है, जो ऐन बारात वाले दिन खिलावन की इज्जत गुड़ गोबर करके फरार हो गई थी। खिलावन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गेट पर लगी नेम प्लेट को गौर से देखा। धीमन ने उसे देख आंख मटकाई। देखता क्या है बुड़भक, यही है तेरी दुश्मन धिनतारा। खिलावन दंग रह गया। सोच सोच कर उबाल खाने लगा। सोचने लगा कि हमारी तलाश पूरी हो गई। अगर पता होता कि बूधन को मार कर ही हम धिनतारा तक पहुंच पाएंगे तो हम उसे पहले ही ठिकाने लगा देते। उसका दिल नफरत से भर गया। आखिर साली ने गैर बिरादरी में ब्याह करके हमारा किस्सा ही खत्म कर डाला। उसने नेम प्लेट पर पाव भर बलगम उगल दिया। वहां तैनात सिपाहियों की उसकी हरकत बेहद बेहूदी लगी। उन्होंने उस पर दनादन इतने घूंसे जड़े कि वह दर्द से चीखते हुए फर्श पर लौटने लगा। शोरगुल सुनकर जब धिनतारा आसन्न स्थिति का जायजा लेने बाहर निकली तो सिपाहियों ने उसके नेम प्लेट की ओर इशारा करते हुए खिलावन की बदतमीजी की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट किया। मैडम, इतना ही नहीं, यह शख्स कत्ल का खतरनाक मुजरिम भी है। धिनतारा गुस्से में काफूर हुई जा रही थी। जब उसने आक्रोश में खिलावन को पैर मारकर पलटा तो वो सिसकारी मारे बगैर नहीं रह सकी। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने खिलावन को एक नजर में पहचान लिया था।
वह तत्काल केवटों की भीड़ को थाना परिसर से बाहर खदेड़ने का आदेश देते हुए पुलिस चौकी से लाए गए एफआईआर और रपट का मुआयना करने लगी। इसी बीच उसका ध्यान भंग हुआ। बाहर जाती भीड़ में से यह भुनभुनाहट सुनाई दी, अरे ठाकुर विक्रम सिंह आ रहे हैं। उन्हें देख धिनतारा एक बच्चे की भांति चंचल हो उठी। जब उसने आगे बढ़कर विक्रम सिंह के पैर छुए और आशीर्वाद लिया तो यह देख भीड़ फिर रुक गई। लोग बुदबुदाने लगे, देखो ये हरामजादी अपने असल बाप की पैलगी कितनी अदब से कर रही है। हाँ हाँ, बब्बन तो इसका नकली बाप था। अरे ये ठाकुर विक्रम इसकी अम्मा मनरखनी का आशिक तो पहले से था, अब तो ये इसका भी। हाँ हाँ, ये सब पैलगी तो दुनिया को दिखाने के वास्ते है, असल में तो। विक्रम सिंह ने बड़ी आत्मीयतापूर्वक धिनतारा के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम्हारी माँ को मैंने अपनी धर्म बहन बनाया था। वह हर साल हमें राखी बांधने आती थी। जब तू 9 बरस की थी तो बात बात में एक दिन उसने मुझे अपनी दिली ख्वाहिश बताई थी, विक्रम भैया, मैं अपनी धिनतारा को कोई बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। काश वह जिंदा होती तो आज तुम्हें पुलिस अफसर के रूप में देखकर फूल ही नहीं समाती। मामा जी, यह सब आपकी बदौलत हुआ है। आप ही मेरा स्कूल से कॉलेज तक दाखिला कराने जाते थे, मुझे कापी किताब दिलाते थे। जब बाबूजी मेरी फीस जमा नहीं कर पाते थे तो आप खुद मेरी फीस अपनी पॉकेट से जमा करते थे। मेरे जाहिल बाबूजी क्या यह सब करने लायक थे? बेशक आपकी मदद के बगैर मैं क्या होती, बस किसी मेहनतकश मछुआरे के घर झाड़ू पोछा भर लगा रही होती या मछली भात उसन रही होती। इतना तो मेरा सगा मामा भी होता तो न करता। भीड़ में उपस्थित धीमन, दुखीराम, रंधावा आदि सभी केवट, विक्रम और धिनतारा के बीच बातचीत को सुनकर आत्मग्लानि से पसीने पसीने हो रहे थे। वे पहली बार विक्रम सिंह की उदारता और बड़प्पन से अवगत हो रहे थे। रामजी आवन ने हथकड़ी से बंधे हाथों से अपनी नम आंखें पोंछी। वह मन ही मन पछता रहा था, बेचारी मनरखनी पर हम नाहक शक करते थे। ठाकुर तो बड़ा पाक साफ लगता है। क्या वह सच में मनरखनी को अपनी बहन मानता था? हम फिजूल उसे ठाकुर की रखैल और धिनतारा को उसकी नाजायज औलाद मानते रहे। हमारे पाप कर्मों को ईश्वर भी माफ करने वाला नहीं है। धीमन भी रामजीवान की आंखों में आंखें डालकर रुआंसा हो गया। उसे देखते हुए वह भी सोच रहा था, हम दोनों को भी खिलावन की तरह सजा मिलनी चाहिए। आखिर ठाकुर और मनरखनी के मेल मिलाप को हम दोनों ने ही नाजायज मानकर मनरखनी को जान से मारने की साजिश रची थी। जहरीला सांप हम पकड़ कर लाए थे, जिसे तुमने चुपकी से मनरखनी के झोले में डाल दिया था। जैसे ही उसने झोले में हाथ डाला, सांप ने उसे डस लिया। जहर इतना तेज था कि बेचारी को एक भी लहर नहीं आई और वह खत्म हो गई। गांव वालों को क्या पता कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। सारे केवट अपराध बोध से ग्रस्त थे। विक्रम सिंह ने उन पर विहंगम दृष्टि डाली और धिनतार से पुनः मुखातिब हुआ, बेटा, तुम्हारे गांव छोड़कर चले जाने के बाद मैं तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे बारे में सारी बातें जानकर बड़ा अफसोस हुआ, पर जल्दबाजी में तुमने जो फैसला लिया था वह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा साबित हुआ। उस क्षण धिनतारा अपने बीते वर्षों की दुर्गम अंत गुफा में सिर टकराते हुए भटकने लगी। अपने अभिशप्त अतीत की स्मृत छाया से बार बार सिहर रही थी। उन बीहड़ रास्तों पर माँ बाप तक उसे छोड़ गए थे। उसे अच्छी तरह याद है, जबकि उसने अपना घर, गृहस्थी के सामान, पिता की नाव, पतवार, पालघर आदि बेचकर अन्यत्र बसने की इच्छा व्यक्त की थी, तब रामजियावन पहाड़ बन सामने खड़ा हो गया था। तू हमारी लक्ष्मी है, होने वाली बहू है। तुझे यानी अपनी इज्जत को हम कैसे यहां से जाने दे सकते हैं? धिनतारा ने घृणा और रोष से हथकड़ियों में बंधे रामजियावन और खिलावन को देखकर मुंह बिचकाया। फिर स्वतः बह आए आंसुओं को पूछा और राम और विक्रम सिंह को देखकर गंभीर हो गई। मामा जी, अब आप मुझे अनाथ के इकलौते बुजुर्ग हैं, मेरे आदर्श हैं। मेरा क्या,
तबादले वाली नौकरी है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गांव में मेरा जो मकान जमीन है उसे बेचकर वहां एक बालिका विद्यालय बनवाने का कष्ट करें, ताकि केवटाना की दलित बच्चियां पढ़ लिख कर समझदार बन सके। मैं कोशिश करूंगी कि सरकार से उस विद्यालय के लिए कुछ अनुदान का बंदोबस्त हो सके। उनकी बातचीत पर खिलावन के कान ज्यादा खड़े थे। ठाकुर की भरमसाहट और धिनतारा की निश्चलता देख उसका गुस्सा पश्चाताप में परिणत हो रहा था। धिनतारा के प्रति उसका आक्रोश पिघल रहा था। ईर्ष्या गलकर पानी पानी हो रही थी। सच से अवगत होकर उसका दंभी पुरुष धिनतारा के विशाल काय कद के सामने ठिंगना होता जा रहा था। वह सोच रहा था कि जब हमें शक्ति और समर्थन प्राप्त था तब भी हम चाहकर उसका दमन नहीं कर सके। अब धिनतारा के पास बल और कानून है, हमारी मौत का चाबुक है। वह हमें दंडित करने की स्थिति में है और हम उसके दंड को मूक भोगने की स्थिति में हैं। ईश्वर ने सदैव उसकी मदद की। पहले उसने खुद को बर्बर हाथों से मुक्त किया और अब वह समाज को उनसे मुक्त कराने में जुटी है। केवटाना गांव में वह स्वयं जैसी असहाय और मजबूर धिनताराओं का उद्धार करने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर बालिका विद्यालय खोलने के लिए उतावली हो रही है। यानी अपने गांव से दूर रहकर भी उसका मन केवटों की जिंदगी में रमा हुआ है। निसंदेह वह गांव का उत्थान चाहती है, औरतों को पशु तुल्य मर्दानगी से आजाद कराना चाहती है। अगर केवटाना के तानाशाह मर्द औरतों पर मनमर्जी नहीं करते होते तो वहां दर्जनों धिनताराएं जन्म ले चुकी होती, गांव का नाम रोशन कर चुकी होती। सारे गांव को उनमें से एक एक पर नाज होता। मर्द भी सीना चौड़ा करके कह रहे होते, हमें अपनी धिनताराओं पर गुमान है। इन धिनताराओं के कीरत और गुण की बदौलत हम बड़े लोगों को पछाड़ सकते हैं। देखो, हमारे गांव की एक धिनतारा इतनी बड़ी हो गई है कि वह एक उच्च वर्ग की बहू भी है। खिलावन सोचते सोचते बुदबुदाने लगा, धिनतारा बड़ी महान है। मैं नीच आदमी उस पर हक जमाने चला था। अरे मैं तो उसका नौकर बनने लायक भी नहीं हूं। खिलावन ने मन ही मन अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। सोच रहा था कि उसे मौत की सजा भी मिल जाए तो वह खामोश रहेगा। इसलिए जब उसे 14 साल की बामशक्कत सजा मिली तो उसने कोई गुरेज नहीं किया। दूसरी ओर रामजीवन को भी एहसास हो चला कि वह खिलावन को बूधन राम की हत्या करने से न रोककर खुद उसकी हत्या में शरीक है। साथ ही धिनतारा की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाने का भी दोषी है। इसलिए जब रामजीवन सिर्फ 6 साल की जेल की चक्की पीसकर घर लौटा तो वह खुश नहीं था। जब तक वह जेल में रहा अपराध बोध से पीड़ित रहा। अतः वह जेल से छूटते ही सीधे धिनतारा के सामने हाजिर हुआ। बिटिया, हमें तो और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। हम और धीमन तुम्हारी माई मन रखनी के भी कातिल हैं। धिनतारा की आंखें क्रोध में जलकर भर आईं। चाचा जी, क्या आप ये समझते हैं कि हमें यह सब पता नहीं है? अम्मा के मरने के बाद बाबूजी को भी सच्चाई मालूम हो गई थी, पर वह कर भी क्या सकते थे? आप ही लोग पंचायत के सर्वे सर्वा थे। क्या आप लोग खुद को हत्यारा साबित करने की जोखिम उठाते? रामजीवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं का गुबार उमड़ पड़ा। अपने जुल्मियों के जुल्म जानकर भी बेचारी धिनतारा खामोश रही। धिनतारा ने आगे कहा, जब आप जेल में थे तो एक दिन धीमन चाचा आए थे। उन्होंने अपनी जबानी अपना जुर्म कबूल करके मुझसे सजा मांगी थी, लेकिन मैं उनसे बदला लेने वाली कौन होती हूं? बदला लेने वाली तो स्वर्ग सिधार गई है। सो मैंने उन्हें उसी समय माफ कर दिया और आपको भी। जो हुआ सो हुआ। आइंदा हमारे गांव में ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। खास तौर से हमारी जैसी मजबूर धिनताराओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। धिनतारा का गला भर आया। वह फफक पड़ी। इस घटना को बीते हुए कोई 40 वर्ष तो गुजर ही गए हैं। धिनतारा शुक्ला सीनियर एसपी के पद से सेवा मुक्त होकर आज भी केवटाना गांव में ही रह रही है, केवटाना महिला महाविद्यालय की संरक्षिका की हैसियत से। यह वही महाविद्यालय है जिसकी स्थापना बालिका विद्यालय के रूप में हुई थी और जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी।
उक्त विद्यालय को महाविद्यालय का दर्जा दिलाने में खिलावन केवट का अहम योगदान रहा। 14 साल की जेल की सजा काटकर वह सीधे केवटाना बालिका विद्यालय में उपस्थित हुआ और उसने अपना सारा जीवन इसके विकास में अर्पित कर दिया। गांव वाले उसे दलित महिलाओं के मसीहा के रूप में देखते हैं। उससे मिलने पर वह गर्व से कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूं बहन धिन तारा की बदौलत हूं। उन्होंने ही मुझे जीने का यह नया अंदाज सिखाया है। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी को पढ़कर श्री विद्यानिवास मिश्र ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मिश्र जी के संपादन में प्रकाशित पत्रिका साहित्य अमृत के जुलाई 2004 अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो और चैनल को अपने आशीर्वाद प्रसाद से अभिभूत अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।